नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार में चुनाव तय वक्त पर होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग आज दिशा निर्देश जारी कर सकता है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 से 3 चरण में हो सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अहम बैठक भी होने वाली है। सभी डीएम के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा और दिशा निर्देश दिया जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा होगी। आज दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। हम आपको बता दें कि 2 से 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव हो सकता है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 20 सितंबर तक कब होंगे चुनाव पता चल जाएगा। एक ही चरण में बिहार चुनाव कराने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि पिछली बार 9 सितंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था। 6 चरणों में चुनाव कराए गए थे। चूंकि इस बार कोरोना की हालात हैं, लिहाजा चुनाव आयोग पूरा एहतियात बरतते हुए समय पर चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक चुनावी रैलियों के लिए पहले से ही तय होंगे मैदान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दलों की स्थिति समझिए। 2015 में क्या था? जेडीयू के पास 71 सीटें थी। इसके साथ ही अगर हम दूसरे दलों की स्थिति देखें, बीजेपी के पास 53, एलजेपी के पास 2 सीटें थी। इसके अलावा सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी थी वो थी आरजेडी। आरजेडी के पास 80 सीट, कांग्रेस 27, आरएसपी 2। लेकिन आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब स्थिति बदल गई है। हम के पास 1, सीपीआई-एमएल के पास 3, आईएनडी के पास 4 सीटें थी उस वक्त 2015 में जब चुनाव हुए थे। ये हम आपको दलों की स्थिति बता रहे हैं उस वक्त की जब चुनाव हुए थे और क्या कुछ चुनाव को लेकर दलों की राय है। एक ही चरण में चुनाव हो, जेडीयू का ये मानना है। जेडीयू कह रहा है कि एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएं। इस बार तय समय पर चुनाव होने चाहिए। बीजेपी की ये मंशा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो समय है चुनाव का वो उसी में होना चाहिए। एलजेपी का कहना है मौजूदा स्थिति जो है कोरोना की, चुनाव कराना इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी सहयोगी पार्टी है लेकिन इतर राय रखती है बाकी दलों से। आरजेडी स्थिति सुधरने तक चुनाव स्थगित हो। राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये मांग कर रहा है कि कोरोना से जो उपजी स्थिति है वो सुधर जाए, उसके बाद चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी कोरोना की वजह से चुनाव टालना चाहिए। उसकी भी राय कुछ यही है कि चुनाव को तब तक टाल देना चाहिए जब तक कोरोना से स्थिति जो है वो खराब है। ये तमाम दलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है चुनाव को लेकर, ये हमने आपको बताया। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अहम बैठक होने वाली है। सभी डीएम के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। नई गाइडलाइन को लेकर दरअसल चर्चा होगी क्योंकि विकट समय है और ऐसे समय में चुनाव को कैसे सफलतापूर्वक साफ सुथरा तरीके से बिना किसी दिक्कत के करवाया जा सके, इस पर मंथन होगा। तो सोमवार को इसको लेकर अहम बैठक होने वाली है। सभी जिलों के डीएम के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी और जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव का समय आ गया है तो सियासी दल भी तैयार हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जेडीयू ने चुनाव के लिए क्या तैयारी की है। पार्टी का दरअसल नया ऑफिस बनकर तैयार है। ये तस्वीरें आपके सामने जो कई मायनों में अलग है। 10,000 स्क्वायर फीट में तैयार नए भवन में कई खासियतें हैं। पूरा भवन जो है उसमें सेंट्रलाइज एसी होगा। साथ ही भवन को इको फ्रेंडली भी रखा गया है। भवन के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होंगे। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। देख सकते हैं आप, चुनाव होने वाला है और उसके पहले जेडीयू का ये आलीशान शानदार ऑफिस बनकर तैयार है। ऑफिस के भीतर की आप तस्वीर देखिए, ऑफिस के बाहर की आप तस्वीर देखिए। पूरा इंतजाम इस बात का किया गया है कि पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली हो और 10,000 स्क्वायर फीट में बने बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में जो है वो सेंट्रलाइज एसी होगा। 1,000 तक लोगों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां काफी तेजी से हो रही है जमीनी स्तर पर, तो इस लिहाज से भी तैयारियां कि ऑफिस भी दुरुस्त कर लिया जाए। 1,000 तक लोगों के बैठने की व्यवस्था इस ऑफिस में की गई है।
तो पहले आपको दिखाते हैं कि जेडीयू का नया ऑफिस कैसा है, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के लिए यहां पर कैसा इंतजाम है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने इसका जायजा लिया है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो नई बिल्डिंग है जहां से जदयू 2020 की सारी रणनीतियों को तय करेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही बिल्डिंग है जो जदयू का नया कार्यालय होगा और यहाँ से 2020 की चुनाव की जो सारी रणनीतियाँ हैं वो तय की जाएगी। यहाँ से तय किया जाएगा कि 2020 में कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक जो हैं वो खेलने हैं। ठीक पुरानी वाली जो बिल्डिंग है उसके बगल में जदयू का नया कार्यालय जो है बिल्कुल लगभग तैयार है और इसकी सबसे पहली तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो हॉल है वो यहाँ पे बनाया गया है और ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का जो है ये हॉल है। ज़रा सोचिए कि 10,000 स्क्वायर फीट का ये हॉल जो है वो सारी रणनीतियाँ यहाँ से तय होगी। लगभग सारा कंस्ट्रक्शन जो है तैयार है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रलाइज एसी है, यहाँ पे इको फ्रेंडली जो है यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे जो लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। एक साथ 1,000 आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल। और पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगा। हाँ, पूरी तरह से सेंट्रलाइज। और यहाँ पे कमरे कौन से हैं? कमरे एक वेटिंग रूम है सीएम साहब के लिए और एक इलेक्ट्रिकल साउंड सिस्टम रूम है बस। और तो ये जैसा बता रहे हैं कि आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पे जो एक कमरा है वो मुख्यमंत्री के लिए है और यहाँ पे देखिए ये स्टेज बनाया गया है जहाँ से तमाम जो उनके नेता गणमान्य हैं वो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे शो हो सकता है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये कमरे बिल्कुल फिलहाल बंद किए गए हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए एक कमरा बनाया गया है। ना सिर्फ ये तो अंदर की बात हुई खासियत है, अगर आपको बाहरी अगर दिखाएं आवरण तो बाहर में भी मुख्यमंत्री का जो सपना है जल जीवन हरियाली उसे भी बखूबी यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे इको फ्रेंडली रखा जाता है। अगर ऑफिस खुलना है तो वहाँ पे सारी बातों का कैसे ध्यान रखा जाता है। तो ये तो आपने अंदर की तस्वीरें देखी, चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर से बिल्डिंग किस तरह की है। बाहर की तस्वीर दिखाते हैं जदयू कार्यालय की। यहाँ पे देखिए बिजली लगभग अंतिम चरणों में जो है ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो जो ध्यान रखा जा रहा है उस बात का कि यहाँ पे ये ज़रा देखिए कि ये वाटर हार्वेस्टिंग का ये प्रोजेक्ट है कि जदयू कार्यालय अगर कहीं भी बारिश का पानी होता है, सब कुछ होता है तो ये फिर से रिन्यूअल होगा, रिचार्ज होगा और फिर से उसको उपयोग में लाया जा सकेगा। तो जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम है उसको भी ध्यान रखा गया है। वाटर हार्वेस्टिंग लगाई गई है, चारों तरफ हरियाली हो सके, हरियाली के लिए यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा गया है। आपको अगर दिखा दूं कि यहाँ पे तमाम जो पेड़ लगाने की योजना है कि कैसे यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों में जितना का एरिया है उसके लगभग 1/3 से ज़्यादा क्षेत्रों में जो है वो हरियाली रहेगी। ये ज़रा देखिए तमाम यहाँ पे जो है पेड़ पौधे ला करके रखे गए हैं। सारे पेड़ पौधों को जो है यहाँ पे लगाया जाएगा लगभग अंतिम चरणों में। इधर अगर आपको दिखाएं तो ये भी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये किचन है, ये तमाम जगह है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये सर स्टोर रूम है। अच्छा, ये स्टोर रूम है। इस ऑफिस का जितना भी झंडा पताका जो भी मतलब सामान होंगे सब यहाँ रहेगा। अच्छा। और ये जो बन रहा है ये टॉयलेट बन रहा है, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट है। ये एक तरफ इधर लेडीज है और उधर जेंट्स का टॉयलेट है। ये टॉयलेट भी इको फ्रेंडली है? जी बिल्कुल, इनके लिए जो इस पे पार्टी हॉल में मीटिंग के अटेंड करने आएंगे उनके लिए है यूज करने के लिए। और ये पूरा एरिया? ये पूरा एरिया पार्थ में रहेगा, पेवर ब्लॉक लगा के, और उधर ड्रेन रहेगा, नाला रहेगा और उसके बाद पेड़ लगेगा पौधा और फिर इधर भी पेड़ लगेगा। ये सब पौधे जो आए हुए सारे इस साइड में लगेंगे जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जदयू का जो नया कार्यालय होगा जहाँ से वार रूम कह सकते हैं इस चुनाव का, और यहाँ से तैयारी होगी 2020 की जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, पूरी तरह से जल जीवन हरियाली कॉन्सेप्ट पे होगा और यहाँ से तय होगी 2020 की सत्ता की लड़ाई। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो यही वो जगह थी जहां पर तैयार होगी जेडीयू की चुनाव से जुड़ी रणनीति। और बिहार में चुनाव की आहट को देखते हुए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, हालांकि बिहार में अभी चुनाव के लिए हालात ठीक नहीं है।
से तैयारी है और चुनाव आयोग अगर तिथि की घोषणा करेगा तो उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हमारा गठबंधन है वो इंटैक्ट रहे और आगे आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। कहा था इलेक्शन कमीशन को भी कहा था, उनको भी आग्रह किया था कि जो आज बिहार की परिस्थिति है वो चुनाव की परिस्थिति नहीं है। कोरोना को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, पूरे बिहार के अंदर एक अजीब स्थिति है और उसमें चुनाव कराना एक तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। इधर महागठबंधन छोड़ने के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और तानाशाही तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी तब उन्हें साथ लाया गया और अब नकारा साबित किया जा रहा है। मांझी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए और अब हम जो है वो महागठबंधन से अलग हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जीतन राम मांझी, बात करते हैं। जीतन राम मांझी जी, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप महागठबंधन से अपने आप को अलग किया? सारी वजह को आप लोग जानते हैं, बार बार कोई बात को कहना उचित नहीं है, लेकिन साधारण बात है। हम जहाँ भी हैं हम चाहते हैं कि जनतांत्रिक मूल्यों का वहाँ पर सम्मान हो और जनतांत्रिक पद्धति से हर काम हो। महागठबंधन को हम इस तरफ ले जाने का प्रयास किया और ले जाने के पीछे रघुवंश बाबू की बात आप लोग याद करें। हम नहीं कहना चाहते हैं, रघुवंश बाबू जो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र में से हैं, आज भी हैं, उन्होंने क्या कहा और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम को मिटाने के लिए हम कह रहे थे कि 5 आदमी मिल करके अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और जो निर्णय लें, हम समझते हैं वो बहुत अच्छा निर्णय हो, चाहे नेता का मामला हो चाहे सीट का मामला हो। ये अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए भी आपने देखा हम 8 महीना 9 महीना लगभग समय दिया। ये सारी बातें ऐसी है कि ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं कि और उसके पीछे रघुवंश बाबू की बात आ जाती है। तो जहाँ लाभ के लिए राजनीति होती है, खास करके अर्थ लाभ के लिए राजनीति होती है, वहाँ डेमोक्रेसी के लोग कैसे चाहेंगे? तो जब डेमोक्रेसी नहीं चाहेंगे तो जीतन मांझी भी उस सेट में नहीं रहना चाहेगा। आप लगातार ये कह रहे थे कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है, काफ़ी परिपक्व नेता हैं, आज अचानक से तेजस्वी जो है अपरिपक्व क्यों लगने लगे मांझी? सवाल है कि कोई आदमी गलत प्रसंग में पड़ जाएगा, गलत रास्ते पर चल जाएगा तो अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। अररिया सीट जीतना चाहते थे, जहानाबाद सीट जीतना चाहते थे, अगर हम नहीं आते तो शायद ये दोनों सीट नहीं जीत पाते, इसलिए अपने लोभ में उन्होंने वैसा कुछ किया। वो संतोष कुमार एमएलसी है, किसी के दया से नहीं हुआ है, उसके एवज में बहुत बड़ा काम हम लोग ने किया है और जब हम काम किया तो हम बहुत अच्छे थे और आज जब कुछ परिस्थितियाँ सिद्धांत की आती है तो सिद्धांत से अलग होकर के काम करना न चाहते हैं तो हमको नकारा लोग समझते हैं। तो इसीलिए हम समझे कि हो सकता है हम छोटी पार्टी हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन स्वाभिमान मेरा है, स्वाभिमान को बेच करके किसी के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है, इसीलिए हम वहाँ से अलग हो गए हैं और 10-5 दिन के अंदर हम अपना एक्शन लेंगे। आज ही अभी सहनी से बात हुई है, आज ही अभी पप्पू यादव से बात हुई है और लोगों से भी बात होने वाली है, हम समझ करके आगे का कोर्स अपनाएंगे। तो महागठबंधन छोड़ने के बाद रिएक्शन आपने जीतन राम मांझी का सुना, साफ साफ ये कहते हुए तानाशाही चलाने की कोशिश हो रही थी और जिस तरह से तेजस्वी काम कर रहे थे कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो गए हैं वो। इधर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि पार्टी चलाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है और जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी का बीजेपी या जेडीयू में विलय कर लेना चाहिए। ये तो पहले जेडीयू में थे ही, तो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एनडीए में ही फिर रहे। बीच में पता नहीं उनसे गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, पहचानने में लालू जी तेजस्वी जी यादव पहचानने में दिक्कत हुई उनको और वो फिर चले गए गठबंधन में। आज बहुत जल्दी ही गठबंधन से उनका मोह भंग तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अब अपना ये थे, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे और लगभग उन्होंने तय किया है कि हम एनडीए में रहेंगे। हमको लगता है कि एनडीए में उनको रहना चाहिए या बीजेपी या जेडीयू में, जहां भी उनको सूट करे उनको मर्ज कर जाना चाहिए पार्टी में। पार्टी चलाना आसान नहीं है और उनके
कई लोग थे साथ छोड़ के भी चले गए, कई जो पूर्व मंत्री वगैरह उस समय जो साथ दिए थे। हमको लगता है कि वही काम करना चाहिए। मांझी जी के आने से निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगी। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आप सुन रहे थे, जो ये सलाह देते हुए नजर आए हैं जीतन राम मांझी को कि जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी का विलय जेडीयू या बीजेपी के साथ कर लेना चाहिए। खैर, मांझी क्या फैसला लेते हैं वो तो उन पर निर्भर करता है। फिलहाल बात कर लेते हैं बाढ़ की स्थिति की। पटना में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांधी घाट की सीढ़ियों पर पानी पहुंच गया है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांधी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पिछले कुछ दिनों से गंगा पूरे सवाब पर है और अब भी खतरे के निशान से ऊपर यानी 48.70 सेंटीमीटर पर गंगा बह रही है। कल की तुलना में अगर बात करें तो 3 मीटर जो जलस्तर है उसमें कमी आई है, लेकिन अब भी जो खतरा है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं यानी खासकर दियारा इलाके हैं, वहां पर दबाव पूरी तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दियारा के कई गांव जो है जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। गांधी घाट के साथ साथ कृष्णा घाट या नासरीगंज घाट, तमाम जगहों पर जो है घाट के आसपास पानी चढ़ गया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो गंगा की लहरें हैं किस तरह से लगातार तीव्र नजर आ रही है। सभी घाटों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। लोग सेल्फी वाले जो है यहाँ पर आकर कोई खतरनाक स्टंट नहीं करें, तो इसको लेकर लगातार जो पुलिस कर्मी है उनके द्वारा पहरा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें जन संसाधन विभाग की, तो अभी भी खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर अभी भी जो है खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। तो निश्चित रूप से राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अब भी जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो राजधानी पर भी एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन मनीष उनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर में भी गंगा उफान पर है और दियारा के लोगों को डर सता रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। स्थानीय लोग लेकिन कह रहे हैं कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से दियारा के लोगों में एक बार फिर बाढ़ का डर सताने लगा है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जल स्तर अभी की स्थिति जो है वो स्थिर है, लेकिन गंगा का जो जल स्तर है वो गंगा और सोन बाढ़ नियंत्रण कक्ष के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये पानी जो है खतरे के निशान से अभी नीचे है, फिलहाल नीचे है। और जो गांधी घाट है वहां पर खतरे के निशान से 0.10 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि दीघा में अभी भी लगभग जो है 0.69 नीचे है और इधर खतरे के निशान से नीचे होने की वजह से लोगों को अभी खतरा नहीं दिख रहा है। 1-1.5 फीट बढ़ेगा तो पानी से खतरा हो जाएगा। 1 फीट बढ़ेगा पानी तो देर से बहुत सा खतरा है। हर गांव में आने जाने का जो है सब प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों का कहना है सरकार का ध्यान नहीं है दियर पे। आप देख सकते हैं दियर जाने वाले लोग यहाँ पे जा रहे हैं और ये डर के साए में जाएंगे। गंगा का पानी बढ़ा हुआ है और पानी जब बढ़ता है तब लोगों को डर होता है और इसी डर के साथ जो है दियारा में लोग जाते हैं और सरकारी कर्मचारी भी कोई नहीं पहुंचता है जांच के लिए और इनकी जो समस्या है सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो कटाव है वो भी जो है होता है, दियारा में कटाव भी होता है और उस कटाव से लोगों को डर भी लग रहा है और पानी जब जब बढ़ता है तो कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समस्या बढ़ जाती है। लोगों को गंगा का जलस्तर बढ़ने से डर बढ़ गया है और अभी स्थिति सामान्य नहीं है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो दानापुर में डर के साए में लोग रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। खाना लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा है। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा इलाका अब भी बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ प्रभावितों की संख्या 15 लाख से अधिक अभी भी है। और जिन इलाकों में बाढ़ का पानी है वहाँ ये कोशिश की जा रही है कि जो सामुदायिक किचन है उसे प्रभावी तौर पर चलाया जाए। और 2 टाइम भोजन नहीं मिलने की अक्सर शिकायत रहती थी, लेकिन अभी देखिए जहाँ मैं मौजूद हूँ ये विजयी छपरा का इलाका है। यहाँ बांध टूटने की वजह से बूढ़ी गंडक नदी का पानी बड़े इलाके में फैला है और यहाँ
जो सामुदायिक किचन है वो चलाया जा रहा है। हालांकि काफ़ी भीड़ है बाढ़ पीड़ितों की, और जो सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना पीरियड में होना चाहिए वो फ़िलहाल नहीं है। ना ही मास्क में लोग नज़र आ रहे हैं और ना ही इसकी मनाही करने वाला कोई शख्स है। लेकिन जो भोजन की दरकार है बाढ़ पीड़ितों को, बच्चों को, वो फ़िलहाल यहाँ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दाल, चावल और सब्जी ये दिया जा रहा है। ये दिन का मेनू है जी। यहाँ भोजन मिल पा रहा है, सभी आदमी को भोजन मिलता है। तो हाँ, 2 टाइम देते हैं और समय से मिलता है। अभी जो दाल सब्जी है, दाल सब्जी चावल ये सब दे रहे हैं। ये जो मास्क वगैरह आपको लगाए हैं बताते हैं, लगाते हैं सभी लोग, सब बताते हैं हम लोग। जो है तो भोजन लेने के लिए आए तो भीड़ तो रहेगा ही थोड़ा। ये इलाका है यहाँ 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन जो कोरोना पीरियड में एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, वो फिलहाल नहीं हो रहा है। और ऐसे में जो सामुदायिक किचन के आसपास के लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो भूख इतनी ज्यादा होती है कि कोरोना का ध्यान ही नहीं रहता यहां पर लोगों को, लेकिन खतरा दोनों तरफ से है। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। सहरसा की खबर, जहां पर बनवा इटाहरी प्रखंड के सीओ अक्षयवट तिवारी के साथ मुखिया पति जिमी यादव ने मारपीट की है। सीओ अपने ऑफिस जा रहे थे, इसी दौरान गाड़ी रुकवाकर उन्हें बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में जिमी यादव सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सहरसा से खबर, जहां पर बनवा इटाहरी प्रखंड के सीओ अक्षयवट तिवारी के साथ मुखिया पति जिमी यादव ने मारपीट की है। कार्यालय जा रहा था, कुसमी पुला के पूर्व बालू और गिट्टी का जो दुकान है बाएं साइड में, इधर से जाने में, वही जगह जिमी उर्फ जगजीत कुमार आनंद, मुखिया पति ग्राम पंचायत इटाहरी एवं उनके साथ 4 अन्य व्यक्ति जो थे, तब तक अचानक वो लोग घेर लिया। उसके बाद में ड्राइवर का गाड़ी का चाबी निकाल लिया, ड्राइवर का मोबाइल जो था वो भी छीन लिया और मेरा गेट खोल करके हमको घसीट करके नीचे उतारा और मोबाइल पहला छीना। उसके बाद हमको ऐसो गाली गलौज देना शुरू किया और मारपीट किया। अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़